रूप के हनुमान। आप सभी साथियों का खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब स्वागत करता हूँ। आज थोड़ा लेट हूँ, 9 मिनट लेट हूँ। हर दिन प्रतिदिन मेरी जो क्लास होती है या फिर रिविज़न जो सेशन होता है वो 1 बजे से शुरू हो जाता है और 2 बजे तक चलता है सबके। आज थोड़ा 9 मिनट लेट है, पर आज कोई बात नहीं, 9 मिनट लेट है, फिर भी समय अवधि पूरी करूँगा। मैं जितना समय अवधि चैलेंज किया है उस चैलेंज को पूरा करके रहूँगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपन जो कल पहुंचे थे वो वृक्षारोपण कार्यक्रम की अपन शुरुआत करने वाले थे। राजस्थान के भीतर अब तक चलाए गए जो तमाम वृक्षारोपण कार्यक्रम हैं उन वृक्षारोपण कार्यक्रम की अपन बात करेंगे। तो मैं बता दूं उस पर शब्दों के भीतर राजस्थान के भीतर पहला जो सबसे पहले हमारे सामने मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम दोनों एक साथ पढ़ेंगे। देखिए, मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं मरुस्थल जो विकास कार्यक्रम है दोनों 1997 1997 के भीतर चलाए गए थे। ये जो इनकी मरुस्थल विकास कार्यक्रम था या फिर मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम था, इन दोनों के भीतर जो वित्तीय भागीदारी थी वो 75:25 थी। 75 थी केंद्र की और 25 थी राज्य की, इस बात को याद रखें। ये जो मरुस्थल जो वृक्षारोपण कार्यक्रम था इसके भीतर राजस्थान के 10 जिले जो थे वो सम्मिलित थे, और मरुस्थल जो विकास कार्यक्रम था इसके भीतर 3 और 3 6 मतलब कि राजस्थान के 16 डिस्ट्रिक्ट 16 जिले जो थे वो इनकी सम्मिलित हुआ करते थे, इस बात को याद रखें। मरुस्थल विकास कार्यक्रम या फिर मरुस्थल जो वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ उसके बाद बात करोगे तो हमारे सामने प्रमुख जो वृक्षारोपण कार्यक्रम आता है वो ऑपरेशन खेजड़ी करके कार्यक्रम आता है। ऑपरेशन खेजड़ी वो था जो 1991 के भीतर कहीं शुरू किया गया था। ऑपरेशन खेजड़ी वो कार्यक्रम था जो कहीं खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। मैं बता दूं करके ऑपरेशन खेजड़ी के बाद बात करोगे तो हमारे सामने अरावली वृक्षारोपण जो परियोजना कहीं हुई, अरावली वृक्षारोपण जो कार्यक्रम एक्चुअली हुआ करके वो कहीं आता है। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत 1992 के भीतर हुई थी। 1992 से लगाकर 2000 तक चलने वाला ये कार्यक्रम था। अरावली जो वृक्षारोपण कार्यक्रम एक्चुअली हुआ करता था, ये अरावली वृक्षारोपण परियोजना जो थी वो जापान देश की सहायता से संचालित की गई थी। अरावली वृक्षारोपण परियोजना के भीतर राजस्थान के 10 डिस्ट्रिक्ट 10 जिले जो थे वो सम्मिलित थे। इन 10 जिलों में से बात करोगे तो बाकी सारे तो अरावली क्षेत्र वाले ही थे, दो थोड़े अलग थे। जैसे चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट जो था वो अरावली वृक्षारोपण परियोजना के भीतर सम्मिलित था। चित्तौड़गढ़ के साथ साथ बांसवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट था वो अरावली वृक्षारोपण परियोजना के भीतर सम्मिलित था, इस बात को याद रखें। चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा के साथ साथ बात करो जयपुर डिस्ट्रिक्ट जो था वो अरावली वृक्षारोपण परियोजना के भीतर सम्मिलित था। जयपुर के साथ साथ अलवर डिस्ट्रिक्ट जो था वो अरावली वृक्षारोपण परियोजना के भीतर सम्मिलित था। अलवर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ बात करो सीकर जो डिस्ट्रिक्ट था वो अरावली वृक्षारोपण परियोजना के भीतर सम्मिलित था। सीकर के साथ साथ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट जो था वो अरावली वृक्षारोपण परियोजना के भीतर सम्मिलित था। सीकर और झुंझुनू के साथ साथ बात करोगे तो पाली जो डिस्ट्रिक्ट था वो अरावली वृक्षारोपण परियोजना के भीतर सम्मिलित था। पाली के साथ साथ नागौर डिस्ट्रिक्ट जो था वो अरावली वृक्षारोपण परियोजना के भीतर सम्मिलित था, इस बात को याद रखें। नागौर और पाली के साथ साथ बात करोगे तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट जो था वो अरावली वृक्षारोपण परियोजना के भीतर सम्मिलित था। सिरोही के साथ साथ उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट था वो भी अरावली वृक्षारोपण परियोजना के भीतर सम्मिलित था। ये राजस्थान के 10 जिले अरावली वृक्षारोपण परियोजना के भीतर सम्मिलित थे। अरावली वृक्षारोपण परियोजना के बाद बात करोगे तो हमारे सामने प्रमुख जो वृक्षारोपण कार्यक्रम आता है वो राज्य वानिकी कल्याण जो कहीं की योजना हुई वो कहीं की हमारे सामने आती है। मैं बता दूं इस पर शब्दों के भीतर कि राज्य वानिकी एवं कहीं की कल्याण जो कहीं की राज्य वानिकी कल्याण जो योजना है करके राज्य वानिकी कल्याण जो योजना थी करके इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसकी जो शुरुआत एक्चुअली की गई थी करके वो 1996 के भीतर इसकी शुरुआत की गई थी और 2016 तक चलने वाली ये राज्य वानिकी कल्याण योजना हुआ करती थी। मतलब कि ये हुआ कि राज्य वानिकी कल्याण योजना थी वो 20 वर्षीय वृक्षारोपण योजना हुआ करती थी, इस बात को याद रखें। राज्य वानिकी कल्याण योजना का उद्देश्य मात्र इतना था कि वन क्षेत्रों को बढ़ाना और जैव विविधता को बढ़ाना। राज्य वानिकी कल्याण योजना के बाद राजस्थान के भीतर प्रमुख वृक्षारोपण कार्यक्रम जो हमारे सामने आता है वो राज्य वानिकी एवं जैव विविधता जो कार्यक्रम हुआ, राज्य वानिकी एवं जैव विविधता जो कार्यक्रम एक्चुअली हुआ, राज्य वानिकी एवं जैव विविधता जो कार्यक्रम हुआ वो हमारे सामने आता है, इस बात को याद रखें। राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वो कहीं 2003 के भीतर शुरुआत की गई। राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम के प्रमुख रूप से जो टारगेट्स उद्देश्य जो देखने को मिलते हैं वो 3 उद्देश्य देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को मिलता है? राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम का पहला उद्देश्य यह था कि वन क्षेत्र को और जैव विविधता को बढ़ाना, इसका उद्देश्य था। मैं बता दूं करके राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम का दूसरा प्रमुख जो टारगेट था उद्देश्य था वो ये हुआ करता था कि भूजल मिट्टी का संरक्षण करना और भूजल का संरक्षण करना। और साथ ही साथ राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम का तीसरा प्रमुख उद्देश्य यह था कि गरीबी उन्मूलन और आजीविका कार्यक्रम चलाना, इसका तीसरा उद्देश्य था। मैं बता दूं इस पर शब्दों के भीतर राज्य वानिकी एवं जैव विविधता जो कार्यक्रम था ये कार्यक्रम 3 चरणों के भीतर संचालित हुआ था, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड और फेज थर्ड। मैं बता दूं करके कि राज्य वानिकी एवं जैव विविधता जो कार्यक्रम था इसका जो फेज फर्स्ट था वो 2003 से 2010 तक कहीं के चला था, और कहीं फेज सेकंड जो था वो 2011 से शुरू होकर 2022 तक चला था, और फेज थर्ड जो था वो 2023 के भीतर
पर संचालित हुआ था, इस बात को याद रखें। अब मैं जो बात कह रहा हूँ करके याद रखें करके कि राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम का जो फेज फर्स्ट हुआ करता था, इसके भीतर राजस्थान के 18 जिले, जो 18 जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो कहीं सम्मिलित थे। और साथ ही साथ बात करोगे तो राज्य वानिकी एवं जैव विविधता जो कार्यक्रम हुआ उसके फेज सेकंड के भीतर राजस्थान के 15 जिले सम्मिलित थे, जिन्हें 15 जिलों में से 10 जो जिले थे वो राजस्थान के मरुस्थलीय जिले थे और 5 जो जिले थे वो राजस्थान के गैर मरुस्थलीय जिले थे। वो गैर मरुस्थलीय जिले कौन कौन से थे, तो आप कह सकते हो जयपुर जो डिस्ट्रिक्ट था वो कहीं राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम के फेज सेकंड के भीतर सम्मिलित प्रमुख गैर मरुस्थलीय जिला हुआ करता था, इस बात को याद रखें। जयपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ यदि बात करोगे तो आप बहुत अच्छे से पाओगे कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट जो हुआ करता था करके, वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट भी कहीं राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम के फेज सेकंड के भीतर सम्मिलित प्रमुख गैर मरुस्थलीय जिला हुआ करता था, इस बात को याद रखें। सिरोही डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ बात करो तो सी नहीं बी बांसवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली हुआ करता था, सी नहीं डी डूंगरपुर जो डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था करके, वो भी कहीं राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम के फेज सेकंड के भीतर सम्मिलित प्रमुख गैर मरुस्थलीय जिला हुआ करता था, इस बात को याद रखें। डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ डी नहीं भी बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, वो जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली हुआ करता था, करके वो भी एक प्रकार से राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम के भीतर सम्मिलित प्रमुख गैर मरुस्थलीय जिला हुआ करता था, इस बात को। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ बात करें भी भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, वो जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट था वो भी राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम के फेज सेकंड के भीतर सम्मिलित प्रमुख गैर मरुस्थलीय जिला हुआ करता था, इस बात को याद जो एक्चुअली है वो याद रखें। वहीं यदि अपन और बातें करें तो मैं बता दूं स्पष्ट शब्दों के भीतर कि राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम के फेज थर्ड के भीतर राजस्थान के 13 जिले जो थे वो सम्मिलित थे, इस बात को याद रखें। राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम का जो फेज फर्स्ट था वो जापान देश की सहायता से JICA चिक्का करके एक कंपनी हुआ करती थी, जापान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन एजेंसी जिसका नाम था फुल टाइम, उसकी सहायता से संचालित की गई थी। फिर बात करें तो राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम का जो फेज सेकंड था वो भी जापान देश की सहायता से, जापान की एक कंपनी थी जिक्का, मतलब कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा फेज सेकंड भी चलाया गया था। वहीं मैं बता दूं उस पर शब्दों के भीतर राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम का जो फेज थर्ड एक्चुअली था करके, वो फेज थर्ड फ्रांस देश की सहायता से चलाया गया था। उस फ्रांस देश की एक एजेंसी हुआ करती थी, फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी, उसके द्वारा कहीं राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम का फेज थर्ड जो था वो चलाया गया था। राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम जो था उसके फेज थर्ड के भीतर जो वित्तीय भागीदारी का अनुपात था वो 70:30 था। 70 किसका, 70 जो था वो 70 किसका, 70 था केंद्र का और 30 जो हुआ करता था वो स्टेट का हुआ करता था, राज्य का हुआ करता था, इस बात को याद जो है वो याद रखें। वहीं यदि अपन और बात करें तो मैं बता दूं करके राज्य वानिकी एवं जैव विविधता कार्यक्रम के बाद प्रमुख जो वृक्षारोपण कार्यक्रम आता है वो हरित राजस्थान योजना जो हुई वो हमारे सामने आती है। हरित राजस्थान योजना वो थी जो 2009 में शुरू होती है, 2014 तक चलती है, बल्कि हरित राजस्थान जो योजना कार्यक्रम हुआ करता था ये कहीं की 5 वर्षीय वृक्षारोपण योजना हुआ करती थी, इस बात को याद रखें। हरित राजस्थान योजना के बाद बात करोगे तो हमारे सामने वन धन योजना आती है। वन धन योजना वो योजना है जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित की गई है। वन धन योजना वो योजना है जो 12 अगस्त 2015 को कहीं शुरू की गई थी, इस बात को याद रखें। जो वन धन योजना कहीं गई है इसका टारगेट मात्र इतना है कि वन क्षेत्रों के निकट रहने वाले लोगों के भीतर विकास किया जाए। वन क्षेत्रों के निकट रहने वाले वो जो लोग हैं उन लोगों की वनों पर जो निर्भरता है उस निर्भरता को कम किया जाए। और कहेंगे वन धन योजना का कहेंगे तीसरा प्रमुख उद्देश्य यह है कि वन क्षेत्रों के निकट रहने वाले उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे कहीं प्रोवाइड करवाया जा सकता है उसके लिए काम करना। वन धन योजना के बाद बात करो तो हमारे सामने वन धन विकास योजना आती है। वन धन विकास योजना बड़ी योजना है, तो वन धन विकास योजना वो थी जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की गई थी। वन धन जो विकास योजना एक्चुअली हुआ करती थी इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 14 सितंबर 4 है तो 14 अप्रैल जिस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है उसी 14 अप्रैल, इस बात को याद रखें, उसी 14 अप्रैल 2018 को कहीं 14 अप्रैल 2018 को वन धन विकास योजना की जो शुरुआत एक्चुअली थी करके वो कहीं की गई थी, इस बात को याद रखें। देखिए वन धन जो विकास योजना थी करके उसका जो टारगेट था, उसका जो उद्देश्य था वो ये हुआ करता था कि जो गैर लकड़ी आधारित उत्पाद हैं जिनमें लकड़ी का उपयोग नहीं होता, उन गैर लकड़ी आधारित उत्पादों के माध्यम से आदिवासियों की आय कैसे बढ़ाई जाए उसके लिए काम करना वन धन विकास योजना का उद्देश्य था। वन धन विकास योजना के बाद हमारे सामने जो आती है करके वो घर घर औषधि योजना आती है। देखिए घर घर औषधि योजना की जो शुरुआत कहीं के हुई थी करके वो 2021 के भीतर इसकी शुरुआत होती है। 1 अप्रैल शायद, हाँ 1 अगस्त है, 1 अप्रैल है शायद, ऐसा कुछ है, 1 अगस्त है, अप्रैल है 1 अप्रैल 2021 को कहेंगे घर घर औषधि योजना की शुरुआत होती है, इस बात को याद रखें।
1 अप्रैल 2021 से घर घर औषधि योजना की शुरुआत हुई और 2026 तक चलने वाली योजना घर घर औषधि योजना थी। इस बात को घर घर औषधि योजना का उद्देश्य क्या था भाई? घर घर औषधि यदि घर घर औषधीय पौधे पहुंचेंगे तो क्या होगा, लोग उस औषधि का उपयोग करेंगे। औषधि का जब उपयोग करेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और औषधीय पौधों को बढ़ाना घर घर औषधि योजना का उद्देश्य हुआ करता था। इस घर घर औषधि योजना के तहत इनके कौन कौन से औषधीय पौधे जो थे वो वितरित किए गए थे? तो अश्व का गीत मतलब कि अश्वगंधा पौधा था जो कहीं कहीं इस घर घर औषधि योजना के तहत कहीं कहीं घर घरों तक कहीं वितरित किया जाने वाला पौधा था। अश्वगंधा पौधे के साथ साथ बात करें तो अश्व का गीत काल मेघ करके एक पौधा हुआ करता था, वो भी कहीं घर घर औषधि योजना के तहत वितरित होने वाला पौधा था। काल मेघ जो पौधा हुआ उसके साथ साथ बात करें अश्व का गीत यानी गिलोय करके एक पौधा हुआ करता था, वो भी घर घर औषधि योजना के तहत कहीं वितरित होने वाला पौधा था। गिलोय पौधे के साथ साथ बात करो तो अश्व का गीत तुलसी करके एक पौधा हुआ करता था, वो भी घर घर औषधि योजना के तहत कहीं वितरित होने वाला पौधा था। इस बात को याद जो है याद रखें। यदि अपन और बातें करें करके तो मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर आपको बता सकता हूँ तो मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर बता दूँ। वृक्षारोपण जो कार्यक्रम थे उन सब की बात कर ली। वृक्षारोपण कार्यक्रमों के बाद बात करोगे तो हमारे सामने बात आती है कुछ वानिकी पुरस्कार हमारे सामने आते हैं। वो प्रमुख जो वानिकी पुरस्कार एक्चुअली जो है वो कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला जो वानिकी पुरस्कार हमारे सामने आता है वो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो हुआ आता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वो पुरस्कार है जो 1994 से 1994 से दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार? क्या उद्देश्य मात्र इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वनों का संरक्षण किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके। ये जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार ये 3 स्तरों पर दिया जाता है। व्यक्तिगत वन संरक्षण स्तर पर, व्यक्तिगत वन्य जीव संरक्षण स्तर पर और संस्थागत वन सुरक्षा प्रबंधन स्तर पर यह पुरस्कार दिया जाता है। ये जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है इस पुरस्कार के अंतर्गत व्यक्तिगत वन संरक्षण स्तर पर 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के अंतर्गत जो व्यक्तिगत वन्य जीव संरक्षण स्तर पर कहेंगे भी जो 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि है वो दी जाती है। लेकिन अमृता देवी बिश्नोई जो पुरस्कार है इसके संस्थागत वन सुरक्षा एवं प्रबंधन स्तर पर इस पुरस्कार के भीतर 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। इस बात को याद रखें। अब किन किन को ये पुरस्कार दिए गए उनकी सबसे पहले बात करेंगे। तो अमृता देवी बिश्नोई जो पुरस्कार है ये व्यक्तिगत वन संरक्षण स्तर पर 2018 के अंतर्गत ये पुरस्कार जो था ये पुरस्कार जो था वो ओम सिंह राजावत करके बंदा था उसे दिया गया था। इस बात को याद रखें। ओम सिंह राजावत के बाद बात करोगे या फिर 2018 के बाद बात करोगे तो 2019 के भीतर ये जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार था ये कहीं वो मन ही ना मतलब कि नारायण लाल जो कहीं कुमावत हुआ करता था उसे ये पुरस्कार दिया गया था। नारायण लाल कुमावत के बाद यदि बात करें नारायण लाल कुमावत के बाद बात करें या फिर 2019 के बाद बात करें तो 2020 के भीतर ये जो अमृता देवी बिश्नोई जो पुरस्कार था करके कि ना रा नहीं स इनकी श्याम सुंदर पालीवाल करके बंदा था उसे ये पुरस्कार दिया गया था। इस बात की श्याम सुंदर पालीवाल के बाद बात करें या फिर 2020 के बाद बात करें तो 2021 के भीतर अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो था AB को दिया गया था। मतलब अभिलाषा एवं कहीं की बच्चू सिंह वर्मा को ये पुरस्कार जो था वो कहीं दिया था। इस बात अभिलाषा एवं बच्चू सिंह वर्मा के बाद बात करें या फिर 2021 के बाद बात करें तो 2021 के भीतर अमृता देवी बिश्नोई जो पुरस्कार एक्चुअली था अभिलाषा नहीं बल्कि पवन कुमार जैन को ये पुरस्कार दिया गया था। पवन कुमार जैन के बाद बात करें या फिर 2022 के बाद बात करें तो 2025 के भीतर अमृता देवी बिश्नोई जो पुरस्कार एक्चुअली हुआ करता था वो पवन नहीं मुरारीदान बारठ एवं कहीं अजीत सिंह को यह पुरस्कार दिया गया था। इस बात को याद रखें। व्यक्तिगत वन संरक्षण स्तर के बाद बात करें तो बात करते हैं कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार व्यक्तिगत वन्य जीव संरक्षण स्तर पर किन किन बंदों को दिया गया उसकी बात करते हैं। मैं बता दूं कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार ये व्यक्तिगत वन्य जीव संरक्षण स्तर पर 2018 के भीतर ये पुरस्कार सतनाम सिंह करके बंदा हुआ करता था उसे दिया गया था। इस बात को याद रखें। सतनाम सिंह के बाद बात करें या फिर 2018 के बाद बात करें तो 2019 नहीं 2020 की बात करते हैं। 2020 के भीतर अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार था ये व्यक्तिगत वन्य जीव संरक्षण स्तर पर कहेंगे ये पुरस्कार सतनाम मांझी मतलब कि गजेंद्र सिंह मांझी को ये पुरस्कार दिया गया था। इस बात को याद रखें। गजेंद्र सिंह मांझी के बाद बात करें या फिर 2020 के बाद बात करें तो 2021 के भीतर अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार था ये व्यक्तिगत वन्य जीव संरक्षण स्तर पर यह पुरस्कार जो था मतलब कि पद्म सिंह राठौड़ को यह पुरस्कार दिया गया था। पद्म सिंह राठौड़ के बाद बात करें या फिर 2021 के बाद बात करें तो 2022 के भीतर ये जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार था ये व्यक्तिगत वन्य जीव संरक्षण स्तर पर यह पुरस्कार पद्मा मोदी को मतलब कि मोहित शर्मा एवं दिव्या शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया था। मोहित शर्मा एवं दिव्या शर्मा के बाद बात करें या फिर 2022 के बाद बात करें तो 2025 के भीतर ये जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार था ये व्यक्तिगत वन्य जीव संरक्षण स्तर पर यह पुरस्कार जो था ये डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा करके बंदा था और कहेंगे एक गोविंद भारद्वाज करके बंदा था उसे 2025 के भीतर पुरस्कार दिया गया था। व्यक्तिगत वन्य जीव संरक्षण स्तर के बाद बात करें तो बात आती है संस्थागत वन सुरक्षा एवं प्रबंधन स्तर की। इस बात को याद रखें। तो मैं बता दूं कि 2018 के भीतर
अमृता देवी बिश्नोई जो पुरस्कार था ये संस्थागत वन सुरक्षा एवं प्रबंधन स्तर पर 2018 के भीतर वंडर सीमेंट कंपनी है, वंडर आरके नगर चित्तौड़ के भीतर है, उसे ये पुरस्कार दिया गया था 2018 के भीतर। वंडर सीमेंट कंपनी जो वंडर आरके नगर चित्तौड़ के भीतर है, उसके बाद बात करें या फिर 2018 के भीतर ही अमृता देवी बिश्नोई जो पुरस्कार एक्चुअली हुआ करता था करके, ये एक प्रकार से कहीं कहीं जो था करके ये संस्थागत वन सुरक्षा एवं प्रबंधन स्तर पर ये पुरस्कार जो था ये मानव सेवा संस्थान है, जो मानव सेवा संस्थान हनुमानगढ़ के भीतर है, उसको पुरस्कार दिया गया था। मानव सेवा संस्थान जो हनुमानगढ़ के भीतर, उसके बाद बात करें तो 2018 के भीतर ही ये जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार था ये संस्थागत वन सुरक्षा एवं प्रबंधन स्तर पर ये पुरस्कार वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति हुआ करती थी, जो समिति कहीं की जो थी करके वो कहीं की पाटिया करके एक जगह है उदयपुर के भीतर, कहीं की उस समिति को कहीं ये पुरस्कार दिया गया था इस बात के वन सुरक्षा एवं प्रबंधन जो समिति थी जो पाटिया उदयपुर के भीतर थी। उसके बाद बात करें या फिर 2018 के बाद बात करें तो 2020 के भीतर अमृता देवी बिश्नोई जो पुरस्कार था ये संस्थागत वन सुरक्षा एवं प्रबंधन स्तर पर यह पुरस्कार वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति हुआ करती थी, जो हुआ करती थी सती की छोरी करके एक जगह है उदयपुर के भीतर, उस समिति को ये पुरस्कार दिया गया था 2020 के भीतर, इस बात को याद रखें। 2020 के बाद बात करोगे तो अमृता देवी बिश्नोई जो पुरस्कार हुआ करता था ये पुरस्कार संस्थागत वन सुरक्षा एवं प्रबंधन स्तर पर यह पुरस्कार 2025 के भीतर उपकार संस्थान हुआ करती थी, वो नहीं अलवर के भीतर ये संस्थान है, इसे ये पुरस्कार ये अवार्ड कहीं दिया गया था, इस बात को याद रखें। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बाद बात करोगे तो प्रमुख जो वानिकी पुरस्कार आता है वो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र जो पुरस्कार हुआ आता है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार वो पुरस्कार है जो 1986 से दिया जा रहा है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार वो पुरस्कार है जो इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 19 नवंबर को दिया जाता है। इस इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए की राशि, 2.5 लाख रुपए की जो पुरस्कार राशि है वो इनकी दी जाती है, इस बात को याद रखें। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र जो पुरस्कार हुआ करके ये भारत सरकार का वन एवं पर्यावरण जो मंत्रालय है उस मंत्रालय के द्वारा उन व्यक्तियों को या फिर उन संस्थाओं को दिया जाता है जो वनीकरण के क्षेत्र के अंतर्गत या फिर बंजर भूमि विकास के उन क्षेत्रों के अंतर्गत अनुकरणीय और सराहनीय कार्य करने का काम करते हैं, इस बात को याद रखें। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार के बाद बात करोगे तो प्रमुख वानिकी पुरस्कार जो आता है इंदिरा गांधी के बाद कौन आ गया, राजीव गांधी आ गया, तो राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार आता है। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार वो पुरस्कार है, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार वो पुरस्कार है जो 2012 से दिया जा रहा है, इस बात को याद रखें। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो है वो 3 स्तरों पर दिया जाता है, एक तो व्यक्तिगत स्तर पर, एक नगरीय निकाय स्तर पर और संस्थागत स्तर पर दिया जाता है। राजीव गांधी जो पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार एक्चुअली हुआ करके, राजीव गांधी जो पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है इस पुरस्कार के भीतर व्यक्तिगत स्तर पर 2 लाख रुपए और रजत कमल दिया जाता है, इस बात को याद रखें। और कहीं की बात करोगे करके तो राजीव गांधी जो पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार एक्चुअली जो हुआ करके इस पुरस्कार के भीतर नगरीय निकाय स्तर पर कम जो है नगरीय निकाय जो स्तर एक्चुअली हुआ करके नगरीय निकाय जो स्तर एक्चुअली जो हुआ करके इस बात को नगरीय निकाय जो स्तर हुआ उस नगरीय निकाय स्तर पर 3 लाख रुपए और रजत कमल दिया जाता है। नगरीय निकाय स्तर के बाद बात करोगे तो राजीव गांधी जो पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार हुआ इस पुरस्कार के अंतर्गत संस्थागत स्तर पर 5 लाख रुपए, 3 और 2 कितने हुए 5 हुए, तो 5 लाख रुपए और रजत कमल जो है वो घन के दिया जाता है, इस बात को याद रखें। फिर यदि अपन बात करेंगे तो बहुत अच्छी बात आएगी। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार के बाद बात करोगे तो हमारे सामने प्रमुख जो वानिकी पुरस्कार एक्चुअली जो आता है वो कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो हुआ करके वो कहीं आता है। कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार वो पुरस्कार है जो 2012 से बैक आ जाओ 2010 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 रुपये की राशि जो है पुरस्कार राशि दी जाती है। क्यों दी जाती है ये 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पुरस्कार राशि दी जाती है। कैलाश सांखला वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार के बाद बात करोगे तो हमारे सामने प्रमुख जो वानिकी पुरस्कार आता है वो आता है वनपाल पुरस्कार। वनपाल पुरस्कार वो पुरस्कार है जो सरकारी विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले जो वन रक्षक होते हैं उन्हें कहीं दिया जाता है, या फिर यूं कहे कि सरकारी कर्मचारी सरकारी विभाग के उन कर्मचारी या फिर सरकारी कर्मचारियों को सरकारी विभाग के अंदर कार्य करने वाला जो सरकार, देखिए वनपाल पुरस्कार वो पुरस्कार है जो सरकारी विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले जो वन रक्षक होते हैं उन्हें दिया जाता है, या फिर यूँ कहे कि सरकारी विभाग या फिर सरकारी जो कर्मचारी होते हैं करके जो वनों से संबंधित काम करते हैं उन्हें कहेंगे क्या दिया जाता है, ये वनपाल पुरस्कार दिया जाता है। इतना थोड़ा याद रखना है, इस बात को याद रखें। वानिकी जो पुरस्कार एक्चुअली हुआ करके इस बात को याद रखें। वानिकी जो पुरस्कार एक्चुअली हुआ उस वानिकी पुरस्कार के बाद बात करोगे तो अब हमारे सामने जो बात आती है वो बात आती है कि वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित अब तक
सरकार के द्वारा जो जारी किए गए तमाम जो अधिनियम हैं उन अधिनियमों की बात करेंगे, इस बात को याद रखें। सबसे पहले हमारे सामने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो आता है, जो 1972 का अधिनियम है। ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, जो 1972 का अधिनियम है, इस अधिनियम के भीतर संशोधन होता है। कब? 82 में नहीं, 92 में नहीं, 2002 में नहीं, 2012 में नहीं, 2022 के भीतर इसमें संशोधन हुआ था। 2023 1 अप्रैल 2023 को फाइनली वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है, जो 1972 का अधिनियम है, ये फाइनली लागू हुआ था। इस बात को याद रखें। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है, जो 1972 का अधिनियम है, उसके बाद बात करोगे तो 1973 मतलब कि बाघ संरक्षण परियोजना जो है वो आती है। जो बाघ संरक्षण परियोजना जो थी वो 1973 की परियोजना हुआ करती थी। बाघ संरक्षण परियोजना के बाद बात करोगे तो हमारे सामने मगरमच्छ संरक्षण परियोजना आती है। जो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना जो थी 5 मतलब कि 1975 की परियोजना हुआ करती थी। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के बाद बात करोगे तो हमारे सामने वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम आता है वो वन संरक्षण अधिनियम आता है। जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का अधिनियम है। इस वन संरक्षण अधिनियम जो है, जो 1980 का अधिनियम है, इसके भीतर 8 सालों बाद 1988 के भीतर फाइनली संशोधन किया गया था। इस बात को याद रखें। वन संरक्षण अधिनियम के बाद बात करोगे तो हमारे सामने वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम आता है वो एक प्रकार से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो हुआ वो आता है। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वो अधिनियम है जो 1986 का अधिनियम है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बाद बात करोगे तो वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम आता है वो हाथी संरक्षण अधिनियम आता है। हाथी संरक्षण अधिनियम वो अधिनियम है जो हाथी 1992 का अधिनियम है। हाथी संरक्षण अधिनियम के बाद बात करोगे तो वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम आता है वो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आता है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम वो अधिनियम है जो 1992 के बाद 2002 का अधिनियम है। जैव विविधता संरक्षण नियम पूछे तो 2010 का नियम है। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं करके जैव विविधता संरक्षण अधिनियम के बाद बात करोगे तो हमारे सामने जो बात आती है वो बात यह आती है करके कि वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम आता है वो डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम आता है। डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम वो अधिनियम है जो एक प्रकार से 2009 का अधिनियम है। लेकिन नोट लगाकर बात लिखना, गांगे डॉल्फिन है। जिस गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया वो 2009 में नहीं 2010 के भीतर घोषित किया गया। इस बात को याद रखें। वनस्पति एवं वन्य जीवों से जुड़े हुए जो तमाम अधिनियम थे, वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़े हुए जो तमाम अधिनियम थे उनके बाद बात करोगे तो वनों से जुड़ी हुई या फिर वनस्पतियों से वन्य जीवों से जुड़े हुए जो तमाम दिवस आते हैं, प्रमुख दिवस कौन कौन? सबसे पहले बात है जनवरी की बात करोगे तो 14 जनवरी और 31 जनवरी को जो मनाया जाता है वो जीव जंतु पखवाड़ा मनाया जाता है। इस बात को जनवरी की बात, फरवरी की बात करते हैं 2 फरवरी को जो मनाया जाता है फर रामसर आर्द्रभूमि दिवस या फिर यूँ कहे कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। फरवरी के बाद बात करें तो मार्च की बात आती है 21 मार्च को जो मनाया जाता है वो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च के बाद बात करें 22 मार्च की बात आती है 22 मार्च को क्या मनाया? जल दिवस, विश्व जल दिवस जो हुआ वो मनाया जाता है। 22 मार्च के बाद बात करें तो 22 अप्रैल की बात आती है। 22 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो विश्व पृथ्वी दिवस जो हुआ, वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो मनाया जाता है। 22 अप्रैल के बाद बात करें तो 22 मई की बात आती है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष है जो 2010 है। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं इस पर शब्दों के भीतर 22 मई के बाद बात करोगे तो 22 मई के बाद बात करो, जून की बात आती है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जून के बाद जुलाई की बात आती है। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक कहीं कहीं जो है करके कम अक्सर है तो कहीं कहीं वन महोत्सव या फिर वन सप्ताह मनाया जाता है। इस पर जुलाई की बात, अगस्त की बात आती है, अगस्त में कुछ नहीं है। सितंबर की बात आती है, ओजोन दिवस OC सितंबर 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। सितंबर के बाद अक्टूबर की बात करें तो 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक वन्य जीव जो सप्ताह है वो कहीं के मनाया जाता है। इस पर बड़े अक्षर तो वन्य जीव, छोटे अक्षर तो वन, बड़े अक्षर तो वन्य जीव, छोटा अक्षर तो वन। अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में अपना कुछ लेना देना नहीं है। इस बात को याद रखें। एक ब्रैकेट के भीतर विशेष बात हमारे सामने आती है। राजस्थान के भीतर राज्य वन महोत्सव जो मनाया गया था, तो राजस्थान के भीतर जो राज्य वन महोत्सव मनाया जाता है वो 12 सितंबर को मनाया जाता है। इस बात को भी याद रखें। अब बात करते हैं ये जो तमाम प्रमुख दिवस अपन ने पढ़े, इन प्रमुख दिवसों की जो थीम 2025 है वो क्या है। सबसे पहले अपन बात करें तो जनवरी के भीतर जो जीव जंतु पखवाड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो 2 फरवरी की बात करें, 2 फरवरी क्या मनाया था? रामसर आर्द्रभूमि दिवस या फिर विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्रभूमि क्या है? वेटलैंड्स कहते हैं। तो 2 फरवरी की जो थीम 2025 है वो क्या है? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। फिर 2 फरवरी के बाद बात करें तो मार्च की बात आती है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो 21 मार्च की जो थीम 2025 है वो क्या है? फॉरेस्ट एंड फूड करके थीम 2025 है। 21 मार्च के बाद बात करें तो 22 मार्च की बात आती है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 22 मार्च की जो थीम 2025 है वो क्या है? पानी किससे बनता है भाई साहब?
ग्लेशियर से बनता है। तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो है वो 22 मार्च की कहेंगे थीम 2025 है। 22 मार्च के बाद 22 अप्रैल की बात आती है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल की जो थीम 2025 है वो क्या, अवर अर्थ अवर प्लेनेट जो है वो कहीं है। 22 अप्रैल के बाद बात करें तो अप्रैल के बाद क्या आती है? मई। तो 22 मई की बात आती है। 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो 22 मई की कहीं जो थीम 2025 है वो क्या है? हार्मोनी विथ नेचर, हार्मोनी विथ नेशन, हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल and sustainable harmony with nature, harmony with nature and sustainable harmony with nature and सस्टेनेबल क्लाइमेट का समथिंग ऐसा कुछ है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, ठीक है। फिर 22 मई के बाद बात करें, जून की बात आती है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून की जो थीम 2025 है वो क्या है? देखिए 5 जून की थीम 2025 पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, कम्बैटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो कहेंगे 5 जून की थीम 2025 है। जून के बाद जुलाई का कोई लेना देना नहीं है इतना, फिर अगस्त का कोई लेना देना नहीं है, सितंबर का लेना देना है भाई, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओसी ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर की जो थीम 2025 वो क्या है? साइंस, फ्रॉम साइंस टू ऐसा कुछ है, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन जो है वो कहेंगे 16 सितंबर की थीम 2025 है। इस बात को याद रखें। फिर हमारे सामने अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो आते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के भीतर हमारे सामने बात आती है राजस्थान के भीतर वनों से जुड़ी हुई जो प्रमुख जो संस्था है वो कौन सी स्थिति है बताइए करके। वनों से जुड़ी हुई पहली जो संस्था हमारे सामने आती है काजरी करके जो संस्था हुई, काजरी संस्था क्या ले सकते हो आप, कहेंगे फुल नाम देखें तो सेंट्रल एरिड जीरो रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे कहेंगे क्या जा सकता है। ये जो काजरी संस्थान है इसकी जो स्थापना हुई थी 5/9/1959 के भीतर, इसकी स्थापना जोधपुर के भीतर हुई थी। मैं बता दूं करके काजरी के भारत के अंतर्गत 5 उपकेंद्र जो हैं वो कहेंगे स्थित है। कहाँ पर है भाई बताइए? जैसलमेर के भीतर काजरी का कहेंगे प्रमुख उपकेंद्र स्थित है। इस बात को जैसलमेर के साथ साथ बात करोगे तो पाली डिस्ट्रिक्ट के भीतर काजरी का प्रमुख उपकेंद्र स्थित है। पाली के साथ साथ बात करोगे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के भीतर काजरी का प्रमुख उपकेंद्र स्थित है। बीकानेर के साथ साथ बात करोगे तो कच्छ गुजरात के भीतर वहाँ पर भुज करके जगह, वो भुज कच्छ गुजरात के भीतर जो जगह है वहाँ पर कहेंगे काजरी का प्रमुख उपकेंद्र स्थित है। भुज जो है कच्छ गुजरात के भीतर, उसके साथ साथ लेह लद्दाख के भीतर कहेंगे काजरी का प्रमुख उपकेंद्र स्थित है। काजरी संस्थान के साथ साथ बात करोगे तो वनों से संबंधित प्रमुख जो संस्थान आती है वो आफरी करके संस्थान जो है वो आती है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे कहा जा सकता है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जिसे कहा जा सकता है। ये जो आफरी संस्थान है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7/8/1987 के भीतर इसकी स्थापना जोधपुर के भीतर हुई थी। आफरी संस्थान का क्या उद्देश्य मात्र इतना है कि शुष्क मर्द शुष्क क्षेत्रों के भीतर रिसर्च करना, अनुसंधान करना, कुछ ऐसी तकनीकें विकसित करना जिनके माध्यम से कहेंगे यहाँ पर वनों को बढ़ाया जा सके, वनस्पति को बढ़ाया जा सके। आखिरी जो संस्थान एक्चुअली हुई उसके साथ साथ बात करोगे तो वनों से संबंधित प्रमुख जो संस्थान हमारे सामने आती हैं करके वो एक प्रकार से राज्य जैव विविधता बोर्ड करके संस्थान आती है। राज्य जैव विविधता बोर्ड वो संस्थान है जिसकी स्थापना 2010 के भीतर हुई थी। जोधपुर नहीं, जयपुर के भीतर जिसकी स्थापना हुई थी। वनों से संबंधित जो तमाम संस्थान हुए उनके बात करोगे तो हमारे सामने बात आती है कि राजस्थान के भीतर स्थित जो बायोलॉजिकल पार्क है, जैविक उद्यान है, उनकी बात आती है। मैं बता दूं कि राजस्थान के भीतर 4 प्रमुख बायोलॉजिकल पार्क है, 4 प्रमुख जैविक उद्यान स्थित है। वो कौन से? सबसे पहला सज्जनगढ़ कहीं जो अभ्यारण्य है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य करके जो बायोलॉजिकल पार्क है, जैविक उद्यान आता है जो सब उदयपुर के भीतर स्थित है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के साथ साथ बात करोगे तो माछिया सफारी पार्क करके बायोलॉजिकल पार्क या फिर जैविक उद्यान आता है जो जोधपुर के भीतर स्थित है। माछिया सफारी पार्क के साथ साथ बात करोगे नाहरगढ़ अभ्यारण्य करके एक बायोलॉजिकल पार्क या फिर जैविक उद्यान आता है जो जयपुर के भीतर स्थित है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य के साथ साथ एक अभेड़ा जो कहीं अभ्यारण्य हुआ वो कहीं आता है जो अभेड़ा पार्क करके कहीं जो बायोलॉजिकल पार्क है फिर जैविक उद्यान आता है जो कोटा के भीतर स्थित है। इस बात को याद रखें। एक मरुधरा करके, समझना इस बात को, एक मरुधरा करके बायोलॉजिकल पार्क या फिर जैविक उद्यान है जो कहेंगे बीकानेर के बिचवाल नामक जगह पर निर्माणाधीन है। इस बात को याद रखें। बायोलॉजिकल पार्क या फिर जैविक उद्यानों के बात करोगे तो राजस्थान के भीतर स्थित प्रमुख जो थीम पार्क हुए उन सब की अपन बात जो है वो करेंगे। इस बात को थीम पार्क के अंदर की बात सबसे पहले प्रकृति पार्क जो है वो हमारे सामने आता है। प्रकृति पार्क राजस्थान के भीतर कहाँ पर सीपी सीकर के भीतर जो लक्ष्मणगढ़ जगह है, लक्ष्मणगढ़ सीकर के भीतर एक तो प्रकृति पार्क स्थित है। लक्ष्मणगढ़ सीकर के साथ चूरू डिस्ट्रिक्ट के भीतर प्रकृति पार्क जो हुआ वो स्थित है। प्रकृति पार्क के साथ साथ बात करोगे प्रकृति का कैक्टस जो गार्डन हुआ वो हमारे सामने आता है। कैक्टस कहाँ पर होता है? जैसलमेर साइड होता है। तो कैक्टस गार्डन राजस्थान के भीतर का कुलधरा जो जगह है जैसलमेर के भीतर वहां पर स्थित है। कैक्टस जो गार्डन हुआ उसके साथ साथ बात करोगे तो हमारे सामने किशन बाग करके एक थीम पार्क आता है जिसे जयपुर के धोरे कहा जा सकता है। किशन बाग जो थीम पार्क है या फिर जयपुर के धोरे जयपुर के भीतर स्थित है। किशन बाग जो थीम पार्क हुआ या फिर जयपुर के धोरे जो कहेंगे उसके बाद बात करोगे तो
सिटी पार्क या फिर कहेंगे फाउंडेशन पार्क जो है, या फिर फाउंटेन पार्क। सिटी पार्क या फिर फाउंटेन पार्क आता है। सिटी पार्क या फिर जो फाउंटेन पार्क एक्चुअली जो है वो राजस्थान के भीतर सीमा मानसरोवर जयपुर के भीतर स्थित सिटी पार्क या फिर फाउंटेन पार्क के बाद बात करो संविधान पार्क हमारे सामने आता है। संविधान पार्क राजस्थान के भीतर सज जयपुर के भीतर स्थित। संविधान पार्क के साथ साथ बात करोगे संविधान ब नहीं ब का मतलब बटरफ्लाई पार्क राजस्थान के भीतर कहाँ पर स्थित। बटरफ्लाई पार्क राजस्थान के भीतर जो स्थित है करके वो एक प्रकार से बहु उदयपुर के भीतर स्थित है, और वो नहीं अजमेर के भीतर प्रस्तावित है क्या बटरफ्लाई पार्क। बटरफ्लाई पार्क के साथ साथ बात करोगे तो हमारे सामने बेगन वेलिया थीम जो है वो कहेंगे एक प्रकार से थीम पार्क आता है। बेगन वेलिया थीम जो है करके ये जो थीम पार्क है ये राजस्थान के भीतर उदयपुर के भीतर और जयपुर के भीतर दोनों जगह स्थित है। इस बात को याद रखें। बेगन वेलिया जो थीम कहेंगे हुई, बेगन वेलिया थीम के बाद बात करो जैव विविधता पार्क राजस्थान के भीतर कहाँ पर स्थित है। जैव विविधता पार्क राजस्थान के भीतर जे नहीं जी गमधर गाँव जयपुर के भीतर स्थित है। जैव विविधता पार्क के साथ साथ बात करोगे तो हमारे सामने नमो जैव विविधता पार्क आता है। नमो जैव विविधता जो पार्क है वो राजस्थान के भीतर अलवर के भीतर ये भी प्रताप बांध है, वहाँ पर नमो जैव विविधता पार्क स्थित है। नमो जैव विविधता पार्क के बाद बात करो तो हमारे सामने ऑक्सीजन पार्क करके एक थीम पार्क आता है। ऑक्सीजन पार्क वो है जो आपके कोटा के भीतर स्थित है, इस बात को याद रखें। फिर अपन बात करेंगे तो हमारे सामने मंकी वैली किसे कहा जाता है, तो गलता जी जयपुर को मंकी वैली कहा जाता है। मंकी वैली के साथ साथ देखा जाता है कि बटरफ्लाई वैली किसे कहा जाता है। वैली सब जयपुर के भीतर, तो बटरफ्लाई वैली किसे कहा जाता है। बटरफ्लाई वैली जो है वो किसे कहा जाता है। बटरफ्लाई वन मतलब पुलिस स्मृति वन है जयपुर के भीतर, उसे बटरफ्लाई वैली कहा जाता है। माँ भगवती की असीम कृपाओं से और सबके आशीर्वाद से अपने गंज के वन संपदा जो टॉपिक था, वन संपदा का जो टॉपिक था, फिर वनस्पति से संबंधित जो बातें कहेंगे जो थी करके उनको कहेंगे अपन ने जो है करके वो अपन ने एक्चुअली जो था करके वो कंप्लीट कर लिया। इस पर वनस्पति एवं वन संपदा से संबंधित को टॉपिक था कंप्लीट किया, और कहेंगे इसका जो दिशा के अंतर्गत जो क्वेश्चन थे उसको भी अपन ने मिला दिया। ठीक है। अभी अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है। ओके भाई, हिस्ट्री के अंतर्गत बात करें तो हिस्ट्री के अंदर राजस्थान के एकीकरण को मैंने बोलना था। ठीक है, 1857 राजस्थान के एकीकरण को बोलते हैं। राजस्थान के एकीकरण की अब बात करते हैं। ठीक है, अब इतिहास ज्योग्राफी कंप्लीट, वनस्पति वन संपदा का 2 दिनों से टॉपिक चल रहा था आप सबके। राजस्थान के एकीकरण की अपन जो बात है वो करेंगे। राजस्थान के एकीकरण अपन 3 बुक्स से पढ़ेंगे। कौन कौन सी बुक्स बताऊँ मैं? बुक्स नहीं बताऊँगा भाई साहब। राजस्थान के एकीकरण की अपन जो बात है वो कहेंगे कर रहे हैं, इस बात को याद रखें। राजस्थान के एकीकरण सबसे पहले अपन बात करेंगे। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ उसकी बात करेंगे सबसे पहले। तो मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर बता दूं करके कि हमारे सामने क्या राजस्थान के एकीकरण के बाद सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है जो 1947 का अधिनियम हो गया। ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हुआ करता था इसकी धारा 8 के तहत फाइनली भारत देश का विभाजन किया जाना था 2 भागों के अंतर्गत, भारत और पाकिस्तान। इस बात को याद रखें। उस दौरान भारत देश के भीतर 565 रियासतें हुआ करती थी। उन तमाम रियासतों को ये स्वतंत्रताएं दी गई कि वो भारत में मिल सकती है, वो पाकिस्तान में मिल सकती है, वो चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी कायम कर सकती है। इस बात को याद रखें। फाइनली 3 जून 1947 को भारत के वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत के विभाजन की घोषणा की जाती है। ये जो लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करता था ये भारत का अंतिम वायसरॉय था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यदि कोई हुआ करता था तो वो लॉर्ड माउंटबेटन जो था, वो लॉर्ड माउंटबेटन एक्चुअली था करके, वो जो लॉर्ड माउंटबेटन था करके वो ही कहेंगे हुआ करता था। इस बात को याद रखे करके। वहीं बता दूं करके कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल यदि कोई हुआ था तो वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुआ था। इस बात को याद रखे। नरेंद्र मंडल हुआ करता था। उस नरेंद्र मंडल का जो अध्यक्ष एक्चुअली वाकई कहेंगे जो हुआ करता था करके वो भोपाल का नवाब था हमीदुल्ला खां, वो कहेंगे नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष हुआ करता था। ये हमीदुल्ला खां जो था वो राजपूताने की इन तमाम रियासतों को कहेंगे पाकिस्तान के भीतर मिलाना चाहता था। इस बात को याद रखें। अब फाइनली कहेंगे 3 जून को, जब 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत के विभाजन की घोषणा की गई, उसके 1 महीने के बाद 3 जुलाई नहीं 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासती विभाग का गठन हुआ। भारतीय रियासती विभाग जो था उसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे, और भारतीय रियासती विभाग जो एक्चुअली हुआ करता था उसके जो कहेंगे सचिव बने थे वो वीपी मेनन बने थे। अब भारतीय रियासती विभाग का गठन क्यों किया गया था, क्या उद्देश्य था? उद्देश्य मात्र इतना था कि वे रियासतें जो भारत के भीतर विलय कर रही हैं उन तमाम रियासतों का विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाना। यदि किसी रियासत को भारत के अंतर्गत विलय करने से किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो उस समस्या का समाधान करना इस भारतीय रियासती जो विभाग था इसका कहेंगे उद्देश्य हुआ करता था, टारगेट हुआ करता था। इस भारतीय रियासती विभाग ने उन तमाम रियासतों के समक्ष एक शर्त रखी। शर्त ये रखी कि जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, जिन रियासतों की वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक है, वो ही रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो कहेंगे कायम रख सकेगी। अब इस शर्त को पूरा करने वाली जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो, ऐसी रियासतें राजस्थान के भीतर उस टाइम 4 रियासतें थी। जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, बीकानेर रियासत और उदयपुर रियासत। इस बात को याद रखें। जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी, जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक थी।
और यदि बात करें तो यदि अपन और बात करें तो मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर बता दूं करके कि राजस्थान की वो प्रथम रियासत कौन सी थी जिसने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। ए नहीं भी वो बीकानेर रियासत थी, जिस बीकानेर रियासत के शासक हुआ करते थे। बी नहीं सी शार्दुल सिंह के द्वारा फाइनली जुलाई के बाद 7 अगस्त 1947 को कहीं के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। राजस्थान की वो अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने कहीं के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे भाई साहब? तो धौलपुर जो रियासत थी, उस धौलपुर रियासत के शासक हुआ करते उदयभान सिंह। उदयभान सिंह के द्वारा फाइनली 7 और 14 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस बात को याद जो है वो याद रखें। यदि अपन और बात करें विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, इस बात को याद रखें। यदि अपन और बातें करें करके तो मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर बता दूं कि जोधपुर का जो महाराजा हुआ करता था हनुवंत सिंह, वो अपनी जोधपुर रियासत को पाकिस्तान के भीतर मिलाना चाहता था। हमें कैसे पता चला? तो भारतीय रियासती विभाग का जो सचिव था वीपी मेनन, उस वीपी मेनन ने एक पुस्तक लिखी, एक बुक लिखी, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस। उस पुस्तक के भीतर वीपी मेनन ने यह बताया है कि मुस्लिम लीग के बहुत बड़े बड़े लीडर जो थे वो जोधपुर के इस महाराजा हनुवंत सिंह से मिल रहे थे। इस बात से ये स्पष्ट हो रहा था कि जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह जो था करके वो अपनी इस रियासत को पाकिस्तान के भीतर मिलाना चाहता है। इस बात को याद रखें। बांसवाड़ा का जो कहीं की महारावल हुआ करता चंद्रवीर सिंह, उस चंद्रवीर सिंह ने कहीं चंद्रवीर सिंह जो था, उस चंद्रवीर सिंह ने कहीं जो था करके वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, मैं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं कि राजस्थान के एकीकरण की अपन शुरुआत करते हैं। राजस्थान के एकीकरण के टाइम राजस्थान के भीतर 3 ठिकाने हुआ करते थे जो एक प्रकार से नॉन सैल्यूट ठिकाने थे। उस राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान के भीतर 19 रियासतें हुआ करती थी। एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा हुआ करता था। राजस्थान के एकीकरण के समय 3 जो ठिकाने थे, जो नॉन सैल्यूट ठिकाने थे, वो कौन कौन से थे? एक तो निमराना ठिकाना था जो कोटपुतली बहरोड के भीतर है वर्तमान के भीतर। एक लावा ठिकाना जो था जो टोंक के भीतर है वर्तमान के भीतर, और एक कुशलगढ़ ठिकाना था जो बांसवाड़ा के भीतर है। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं स्पष्ट शब्दों के भीतर एक और बात आती है कि ये जो राजस्थान का एकीकरण होने में समय लगा था वो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन जो था वो राजस्थान के एकीकरण में टाइम लगा था। राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल। इस बात को याद रखें। अब राजस्थान के एकीकरण जब हुआ तो एकीकरण होने से पहले तमाम शासकों के द्वारा अपने अपने संघ क्रिएट करने के प्रयास किए गए थे। वो क्या क्या प्रयास थे बताइए। मेवाड़ का महाराणा जो था वो भूपाल सिंह, वो कहीं मेवाड़ का महाराणा भूपाल सिंह अपने संवैधानिक सलाहकार जो थे के.एम. मुंशी, उन के.एम. मुंशी के कहीं सलाह पर कहीं ये जो राजस्थान क्षेत्र के या फिर गुजरात जिसे सौराष्ट्र कहा जाता था उस क्षेत्र के या फिर मालवा क्षेत्र के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर अपना एक कहीं की यूनियन संघ जो था, राजस्थान यूनियन करके एक संघ जो था वो बनाना चाहता था। सिर्फ बनाना ही नहीं चाहता था, इस मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन संघ जो था, राजस्थान यूनियन करके संघ बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को कहेंगे उदयपुर के भीतर एक सम्मेलन जो था वो आयोजित किया गया था। उदयपुर के भीतर ये जो सम्मेलन आयोजित हुआ था इसके भीतर 22 राजाओं ने भाग लिया था। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने इन 22 राजाओं को संविधान सभा समिति के भीतर संविधान सभा समिति में आने का आह्वान जो था वो भी किया था। इस बात करके 25-26 जून 1946 के बाद मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन संघ बनाने के उद्देश्य से 1947 के भीतर भी उदयपुर के भीतर एक सम्मेलन का आयोजन किया था। इस बात को याद रखें। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह की बात क्यों कहूँ कि जयपुर के महाराजा हुआ करते थे स्वाई मानसिंह द्वितीय। स्वाई मानसिंह जो द्वितीय एक्चुअली हुआ करते थे, स्वाई मानसिंह जो द्वितीय एक्चुअली राम म, तो रा पहले आएगा फिर म आएगा। जयपुर के जो महाराजा हुआ करते थे स्वाई मानसिंह द्वितीय। उन स्वाई मानसिंह द्वितीय ने अपने दीवान वीटी कृष्ण मंचारी की सलाह पर या फिर अपने दीवान वीटी कृष्ण मंचारी के साथ मिलकर अपना एक अलग सा संघ जो था वो कहीं बनाना चाहता, इसे राजस्थान संघ कह सकते हो। जयपुर के महाराजा स्वाई मानसिंह द्वितीय की बात क्यों कहूँ, कोटा के जो महाराणा हुआ करते थे जिसका नाम था कोटा के जो महारावल हुआ करते थे कोटा के जो महाराजा हुआ करते भीम सिंह, वो कहीं अपना जो हाड़ौती अपना कहीं कोटा रियासत बूंदी रियासत झालावाड़ रियासत को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। और कोटा के साथ साथ बात करो डूंगरपुर का जो महारावल हुआ करता था लक्ष्मण सिंह, वो डूंगरपुर रियासत, बांसवाड़ा रियासत, प्रतापगढ़ रियासतों को मिलाकर अपना एक वागड़ संघ क्रिएट करना चाहता था। इस बात को याद रखें। अब कुछ फैक्टेबल जो बातें एक्चुअली हुई वो हमारे सामने कहीं की आती, वो क्या बातें आती बताइए कि राजस्थान की सबसे जो पुरानी रियासत है, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत जो है वो मेवाड़ रियासत है। इस बात को याद रखें। राजस्थान की सबसे नई जो रियासत है वो झालावाड़ रियासत है। झालावाड़ रियासत की स्थापना झाला मदन सिंह के द्वारा
अभी हाल ही में 1838 ईस्वी के भीतर की गई थी। इस बात को याद रखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बिगेस्ट रियासत जो है वो जोधपुर रियासत है। इस बात को याद रखें। और कहीं की बात करोगे तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जो हुआ करती थी वो जयपुर रियासत हुआ करती थी। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी रियासत हुआ करती थी वो शाहपुरा रियासत हुआ करती थी। इस बात को याद रखें। और यदि अपन बात करेंगे तो मैं बता दूं इस पर शब्दों के भीतर, जाट जो रियासत हुआ करती थी वो भरतपुर और धौलपुर रियासत हुआ करती थी। जो मुस्लिम रियासत हुआ करती थी वो टोंक रियासत हुआ करती थी। राजस्थान का एकीकरण यहाँ से शुरू हो जाता है। यदि अपन और बात करें तो मैं बता दूं इस पर शब्दों के भीतर 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जिन जिन रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी वो सारी संधियाँ समाप्त हो जाती हैं। इस बात को याद रखें। 18 जुलाई, कब? 18 जुलाई की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को फाइनली भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जिन जिन तमाम रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियाँ की थी वो संधियाँ सारी की सारी अनवैलिड हो गई थी। वो कहीं की जो थी करके वो कहीं टूट गई थी, खत्म हो गई, समाप्त हो गई थी। इस बात को याद जो है बात रखें करके। उसके बाद यदि बात करें तो दो फैक्ट और आते हैं हमारे सामने। वो फैक्ट क्या आता है बताइए करके। वो फैक्ट क्या आता है करके, राजस्थान के एकीकरण पर, राजस्थान का जब संपूर्ण एकीकरण हुआ तो उस एकीकरण पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला यदि बंदा था तो अलवर का महाराजा था तेज सिंह, जिसने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। भरतपुर AB, अलवर और भरतपुर रियासतें वो रियासतें हुआ करती थी। अलवर और भरतपुर रियासतें वो रियासतें हुआ करती थी जिनका एकीकरण से पहले ही भारत सरकार का उन रियासतों पर नियंत्रण जो था वो कहीं स्थापित हो गया था। इस बात को याद जो है रखें। अब हमारे सामने राजस्थान के एकीकरण का सबसे पहले प्रथम चरण जो है वो कहीं आता है, जिस प्रथम चरण को आप मत्स्य संघ जो है वो मत्स्य संघ कह सकते हो। उस बात को याद रखें। मत्स्य संघ के भीतर राजस्थान की 4 रियासतें जुड़ी थी। ABCD करके रियासतें जुड़ी थी और निमराना करके ठिकाना ऐड हुआ था। इस बात को ABCD कौन सी रियासत? अलवर रियासत थी, वो मत्स्य संघ के अंतर्गत जुड़ी थी। इस बात को याद रखें। अलवर रियासत के साथ साथ बात करोगे तो भरतपुर रियासत थी जो मत्स्य संघ के अंतर्गत जुड़ी थी। इस बात को याद रखें। भरतपुर रियासत के साथ साथ बात CN करौली रियासत थी। करौली रियासत हुआ करती थी जो मत्स्य संघ के भीतर जुड़ी थी। करौली रियासत के साथ साथ बात करो ABCD धौलपुर करके रियासत हुआ करती थी जो मत्स्य संघ के भीतर जुड़ी थी। निमराना करके ठिकाना था जो इनके मत्स्य संघ के भीतर जुड़ा था। इस बात को याद रखें। फाइनली अलवर जो रियासत थी उस अलवर रियासत को मत्स्य संघ की कैपिटल राजधानी बना दिया गया था। इस बात को याद रखें। भरतपुर जो रियासत थी उस भरतपुर रियासत के भीतर फाइनली मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है। ये उद्घाटन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को इस मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है। किसके द्वारा? NV गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल के द्वारा इसका जो उद्घाटन था वो हुआ था। इस बात को भरतपुर के, मैं बता दूं करके, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के भीतर कच्छरी कला जो स्थान है वहाँ पर कहीं मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है। 18 मार्च 1948 को उद्घाटन हुआ। NV गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। निमराना जो ठिकाना था उस निमराना ठिकाने का जो शासक था राजेंद्र सिंह करके बंदा था, तो उसका ठिकाने का कहीं क्या था वो शासक हुआ करता था। इस बात को याद रखें। करौली जो कहीं धौलपुर जो रियासत थी उस धौलपुर रियासत का शासक हुआ करता था उदयभान सिंह हुआ करता था। और उस उदयभान सिंह जो बंदा था, उदयभान जो सिंह कहीं के बंदा हुआ करता था उसे कहीं के धौलपुर, उसे कहीं के जो था करके मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख जो था वो कहीं बनाया गया था। और करौली रियासत का शासक हुआ करता था गणेश पाल। उस गणेश पाल को कहीं के जो था वो कहीं के मत्स्य संघ का उप राज्य प्रमुख जो था वो कहीं के बनाया गया था। इस बात को याद रखें। उप राज्य प्रमुख जो था वो बनाया गया था। बाद में कहते हैं कि अलवर रियासत के शासक तेज सिंह को कहीं की मत्स्य संघ का उप राज्य प्रमुख जो था वो बनाया गया था। और इस कहीं के जो था गणेश शंकर क्या नाम था, गणेश पाल जो था करके उसको कहीं हटा दिया गया था फिर उपराज प्रमुख के पद के माध्यम पर से। मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था तो शोभाराम कुमावत हुआ करता था। शोभाराम कुमावत सा नहीं अलवर का रहने वाला था। इस बात को याद रखें। और कहीं बात करें तो मत्स्य संघ का जो उप प्रधानमंत्री हुआ करता था वो जुगल किशोर चतुर्वेदी हुआ करता था। जो जुगल किशोर चतुर्वेदी जब भरतपुर का रहने वाला था। इस बात को याद रखें। ये जो मत्स्य संघ हुआ करता था इस मत्स्य संघ का टोटल जो क्षेत्रफल था वो 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो था वो इसका टोटल एरिया था। मत्स्य संघ के भीतर टोटल पॉपुलेशन जनसंख्या जो हुआ करती थी 12 नहीं 18 के बाद 28 नहीं 38 18.38 लाख जो थी वो मत्स्य संघ की टोटल पॉपुलेशन टोटल जनसंख्या हुआ करती थी। इस बात को याद रखें। मत्स्य संघ जो हुआ करता था मत्स्य संघ जो हुआ करता इसकी जो वार्षिक आय जो हुआ करती थी 18,484 लाख रुपए जो थी वो करके इसकी वार्षिक आय हुआ करती थी। इस बात मैंने कहा कि भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के कचहरी कला के भीतर इस मत्स्य संघ का गठन हुआ था। इस बात को याद रखें। मत्स्य संघ से जुड़े हुए 6 फैक्ट और हमारे सामने आते हैं। वो 6 फैक्ट क्या आते हैं बताइए। देखिए मत्स्य संघ के अंतर्गत आने वाली जो अलवर रियासत हुआ करती थी करके, ये अलवर वाला क्षेत्र, ये भरतपुर वाला क्षेत्र, ये मेवात क्षेत्र था जहाँ पर मेव मुसलमान रहा करते थे। उन तमाम मेव मुसलमानों ने अपना
अलग से मेवस्तान जो था वो कहीं की बनाने की कहीं की जो इच्छा थी, या फिर मेवस्तान बनाने की जो कहीं की घोषणा जो थी, वो मेवस्तान बनाने की कहीं की जो मांग थी, डिमांड थी, वो की गई थी। और अलवर के जो महाराजा थे कहीं के तेज सिंह, समझ रहे हो, जिसको अलवर के जो महाराजा एक्चुअली हुआ करते तेज सिंह, उन तेज सिंह पर और कहीं तेज सिंह पर और तेज सिंह का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था NV खर्रे, उन सब पर कहीं की सांप्रदायिक दंगे भड़काने का जो आरोप था वो कहीं लगा था। तो फाइनली कहीं की भारत सरकार के द्वारा इस अलवर रियासत पर कहीं पहले से ही नियंत्रण जो था वो कहीं स्थापित कर लिया गया था। भरतपुर रियासत की बात करें तो भरतपुर का शासक हुआ करता बीबी ब्रजसेन सिंह, और उस ब्रजसेन सिंह ने फाइनली 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था, जिसके चलते 14 फरवरी जिससे ब्लैक डे मनाया था, 14 फरवरी 1948 को फाइनली भरतपुर के भीतर एक भारत सरकार का एक कहीं अपना जो भारत सरकार का एक प्रशासक, भारत सरकार के द्वारा एक प्रशासक नियुक्त किया गया था। SN सफ्रू को ये प्रशासक जो था, SN सफ्रू के द्वारा SN सफ्रू को भरतपुर के भीतर प्रशासक नियुक्त किया गया था। इस बात को याद रखें। मत्स्य संघ का जो नामकरण हुआ था वो KM मुंशी, मतलब कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा इसका नामकरण हुआ था। इस बात को याद रखें। मैंने कहा था बहुत अच्छे से कि मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था शोभाराम कुमावत, जो नहीं अलवर का रहने वाला था। ये शोभाराम कुमावत वो बंदा था जो आगे चलकर हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल का सदस्य बनता है। ये शोभाराम कुमावत वो बंदा था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहीं की अपनी वकालत जो थी करके वो कहीं छोड़ के आया था। इस बात को याद रखें। यदि अपन और बात करें तो मत्स्य संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित जो मंत्रिमंडल हुआ करता था, उस मंत्रिमंडल के भीतर 5 प्रमुख मंत्री या फिर 5 प्रमुख सदस्य हुआ करते थे। वो कौन कौन से थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी करके एक तो बंदा हुआ करता था, तो जुगल किशोर चतुर्वेदी वो बंदा था। जुगल किशोर चतुर्वेदी करके एक बंदा हुआ करता था जो कहीं जब भरतपुर का रहने वाला था। ये जुगल किशोर चतुर्वेदी वो बंदा था जो मत्स्य संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल का प्रमुख सदस्य हुआ करता था। जुगल किशोर चतुर्वेदी के साथ साथ बात करोगे तो हमारे सामने जो बात आती है, जुगल किशोर चतुर्वेदी जो बंदा हुआ उसके साथ साथ बात करोगे चिरंजी लाल शर्मा करके बंदा आता है। जो चिरंजी लाल शर्मा वो बंदा था जो नहीं करौली का रहने वाला था। ये चिरंजी लाल शर्मा जो था करके ये कहेंगे जो था चिरंजी लाल जो शर्मा हुआ करता था करके, ये चिरंजी लाल जो शर्मा एक्चुअली कहेंगे बंदा हुआ करता था करके, ये एक प्रकार से मत्स्य संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित जो मंत्रिमंडल था उसके भीतर प्रमुख मंत्री, प्रमुख सचिव, प्रमुख जो सदस्य था वो हुआ करता था। इस बात को याद रखें। चिरंजी लाल शर्मा के साथ साथ बात करें या फिर जुगल किशोर चतुर्वेदी के साथ साथ बात करें तो जुग मतलब कि आप कह सकते हो गोपाल व्यास नहीं, क्या नाम था उसका, गोपीलाल यादव करके बंदा था। जो गोपीलाल यादव वो बंदा था गद्दो, तो मतलब कि धौलपुर का रहने वाला गोपीलाल यादव जो बंदा था मतलब धौलपुर जो रियासत थी, धौलपुर का कहीं बंदा रहने वाला था। इस बात को याद रखें। ये गोपीलाल जो यादव कहीं बंदा हुआ करता था, ये मत्स्य संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित जो मंत्रिमंडल हुआ करता था उसके भीतर प्रमुख मंत्री, प्रमुख सदस्य हुआ करता था। इस बात को याद रखें। गोपीलाल यादव के साथ साथ बात करोगे तो एक बहुत अच्छा बंदा आता है। इस बंदे का नाम आता है मास्टर अमित चंद करना। मास्टर अमित चंद तो अलग है, मास्टर मोहनलाल में क्या आता है, मास्टर एक मास्टर करके आता है। क्या नाम था उस मास्टर का? मास्टर करके एक बंदा आता है। मास्टर गोपीलाल यादव के साथ साथ बात करोगे तो मास्टर क्या मामला, गोपीलाल यादव के साथ साथ बात करोगे तो मास्टर करके ऐसा कुछ बंदा आता है। ये मास्टर करके बंदा जो था करके ये पता नहीं कहाँ का रहने वाला था। ये भी गंगी मत्स्य संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित जो मंत्रिमंडल हुआ करता था उसके भीतर प्रमुख मंत्री, प्रमुख सदस्य हुआ करता था। इस बात को याद जो है वो याद करके वही मास्टर के साथ साथ बात करोगे तो एक और बंदा आता है। जिस बंदे का नाम जो था वो क्या नाम था, मंगल सिंह, डॉक्टर मंगल सिंह करके बंदा था। जो डॉक्टर मंगल सिंह वो था तो दीदी धौलपुर का रहने वाला था। डॉक्टर मंगल सिंह वो बंदा हुआ करता था जो मत्स्य संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित जो मंत्रिमंडल था उसके भीतर प्रमुख मंत्री, प्रमुख सदस्य हुआ करता था। इस बात को याद रखे करके उसके बाद बात करोगे तो महाभारत काल के भीतर ये जो अलवर वाले क्षेत्र थे, ये जो भरतपुर वाले क्षेत्र थे, ये जयपुर वाले क्षेत्र थे, इन क्षेत्र को मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। जिस मत्स्य क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। जिस विराटनगर को वर्तमान के भीतर बैराट कहा जाता है, जो कोटपुतली बैरोड के भीतर मौजूद है। इस बात को याद रखें। मत्स्य संघ के बारे में यदि अपन और बात करना चाहे तो क्या बातें करेंगे, कुछ भी बातें नहीं करेंगे। मत्स्य संघ की बात करोगे तो राजस्थान के एकीकरण से जुड़ा हुआ दूसरा प्रमुख जो चरण हमारे सामने आता है वो दूसरा चरण आता है राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ जिसे कहा जा सकता है। राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ के भीतर राजस्थान की 9 रियासतें ऐड हुई थी और एक जो ठिकाना था वो ऐड हुआ था। बाबू की झाड़ू को परसाटो करके जो रियासतें थी वो राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ के भीतर सम्मिलित हुई थी। इनकी बांसवाड़ा जो रियासत थी वो राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ के भीतर सम्मिलित हुई थी। बांसवाड़ा रियासत के साथ साथ बात करो बूंदी करके रियासत थी जो कहीं
राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ के भीतर सम्मिलित हुई थी। इस बात को याद रखें। इस बूंदी रियासत का शासक हुआ करता था बाबू बहादुर सिंह। वो जो बहादुर सिंह जो था करके उस बहादुर सिंह बंदे को राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ का नहीं वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख जो था वो कहीं बनाया गया था। इस बात को बूंदी रियासत के साथ साथ बात करें बाबू की यानी किशनगढ़ करके रियासत हुआ करती थी जो राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ के भीतर कहीं सम्मिलित प्रमुख रियासत थी। किशनगढ़ रियासत के साथ बात करोगे तो बाबू की झालावाड़ करके एक रियासत हुआ करती थी, वो भी कहीं राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ के भीतर सम्मिलित प्रमुख कहीं की रियासत जो थी वो कहीं हुआ करती थी। झालावाड़ रियासत के साथ साथ बात करोगे बाबू की डूंगरपुर करके रियासत थी जो राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ के भीतर सम्मिलित हुई थी। इस डूंगरपुर रियासत का एक शासक हुआ करता था महारावल लक्ष्मण सिंह। महारावल लक्ष्मण सिंह का लक था जिसे राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ का कहीं कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख जो था बनाया गया था। ये डूंगरपुर का शासक महारावल लक्ष्मण सिंह वही बनता था जो आगे चलकर 1977 के भीतर राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष जो था वो कहीं बना था। इस बात को याद रखें। डूंगरपुर रियासत के साथ साथ बात करो बाबू की झाड़ू को कोटा करके रियासत हुआ करती थी, वो भी राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ के भीतर सम्मिलित हुई थी। इस कोटा जो रियासत हुआ करती थी इसके शासक हुआ करते थे महाराव भीम सिंह। ये जो महाराव भीम सिंह थे इन्हें कहीं राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया था। इसी कोटा के भीतर जो कोटा दुर्ग था उस कोटा दुर्ग के भीतर कहीं राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ का उद्घाटन होता है। कब होता है उद्घाटन? 18 मार्च के 7 दिनों बाद 25 मार्च 1948 को कहीं इस राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ का उद्घाटन होता है। NV गौडगिल के द्वारा, नरहरि विष्णु गौडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। इस बात को याद रखें। कोटा रियासत के साथ साथ बात करो बाबू की झाड़ू को परसाटो बल्कि प्रतापगढ़ करके रियासत हुआ करती थी जो राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ के भीतर सम्मिलित हुई थी। प्रतापगढ़ रियासत के साथ साथ बात करोगे तो बाबू की झाड़ू को परसाटो मतलब कि शाहपुरा करके एक रियासत हुआ करती थी जो राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ के भीतर सम्मिलित हुई थी। इस बात को शाहपुरा रियासत के एक शासक हुआ करते साग गोकुललाल असावा। उस गोकुललाल असावा को इस राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ के भीतर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनाया गया था। इस बात को याद रखें। शाहपुरा रियासत के साथ साथ बात करो बाबू की झाड़ू को परसाटो ये टोंक करके एक रियासत हुआ करती थी। वो जो टोंक रियासत थी वो भी राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ के भीतर सम्मिलित हुई थी। बाबू की झाड़ू को परसाटो कुशल का ठिकाना था जो बांसवाड़ा के भीतर पड़ता था। उस कुशल का ठिकाना भी कहीं की राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ के भीतर सम्मिलित हो गया था। इस बात को याद जो है वो याद रखिए। ये जो राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ जो हुआ करता था इसका जो टोटल एरिया जो क्षेत्रफल हुआ करता था ये 12 नहीं 18,000 इसका जो क्षेत्रफल हुआ करता था वो कितना हुआ करता था? इसका जो क्षेत्रफल एक्चुअली जो हुआ करता था इसका जो एरिया जो राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ का टोटल जो क्षेत्रफल हुआ करता है ये 12 नहीं 18 मतलब कि आप कह सकते हो 18 मतलब कि आप कह सकते हो 18 मतलब कि आप कह सकते हो 18 मतलब कि कह सकते हो 18,960 नहीं 18,000 की बात आप करें तो कोई 16,607 18,008 के बाद 18,900 नहीं राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ का टोटल जो एरिया टोटल जो क्षेत्रफल एक्चुअली जो हुआ करता था करके वो 12 नहीं 16,000 13 नहीं 14 नहीं 15 नहीं 16,607 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है वो नहीं राजस्थान संघ या पूर्ण राजस्थान संघ का जो टोटल क्षेत्रफल टोटल जो एरिया एक्चुअली जो हुआ करता था करके राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ का टोटल जो क्षेत्रफल एक्चुअली हुआ करता था करके 18,907 वर्ग किलोमीटर समथिंग जो था ऐसा कुछ क्षेत्रफल हुआ करता था। मैं भूल रहा हूँ थोड़ा। राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ की जो टोटल पॉपुलेशन जनसंख्या जो हुआ करती थी वो 18 के बाद 23.5 लाख 2 और 3 5 हो गए 23.5 लाख जो थी वो कहेंगे एक प्रकार से राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ की टोटल जनसंख्या पॉपुलेशन हुआ करती थी। राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ की जो वार्षिक आय एक्चुअली हुआ करती थी वो 184 नहीं अब 2 करोड़ रुपए जो थी करके और फिक्स कहे तो 1.90 करोड़ रुपए थी वो राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ की टोटल जो इनकम थी वार्षिक आय जो थी वो हुआ करती थी। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं करके राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ से जुड़े हुए और कुछ फैक्ट आते हैं जैसे शाहपुरा जो रियासत थी या फिर किशनगढ़ जो रियासतें थी उन रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा के भीतर विलय होने का विरोध किया था। इस बात को याद रखें। शाहपुरा वो किशनगढ़ रियासतें वो रियासतें थी जिनको तोपों की सलामी का अधिकार बिल्कुल नहीं था। इस बात को मैंने कहा कि बांसवाड़ा का महारावल चंद्रवत सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहता है कि मैं अपनी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, मैं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इस बात को याद रखें। राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ के बारे में और क्या बातें करोगे आप? राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ जो हुआ करके उसके बारे में और क्या बातें आती है? राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ जो हुआ करके उसके बारे में और क्या बातें आती है? राजस्थान संघ
फिर पूर्ण राजस्थान संघ के बारे में और क्या होता है? राजस्थान संघ और पूर्ण राजस्थान संघ के बारे में क्या होता है? कुछ भी बातें नहीं आती। राजस्थान संघ पूर्ण राजस्थान तक संघ तक अपने पढ़ लिया, 2 चरण पढ़ लिया, कल से तीसरा चरण शुरू कर देंगे, कल पूरा कर लेंगे। माँ भगवती की ऐसी कृपा है, अपने ऊपर है। ठीक है, अब 54 मिनट हो चुके हैं, तो टाइम जितना ज़्यादा लेने से मतलब ही नहीं है। मैं रिवाइज करती हूँ। मैथ हिस्ट्री भी ज्योग्राफी हुई, मैथ थोड़ी आपके समक्ष में खोल देता हूँ। ठीक है, 11 का जो वर्ग होता है वो 121 होता है, 12 का वर्ग 144, 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, 14 का वर्ग 156 होता है, 156 होता है, 14 का वर्ग कितना होता है? 156 होता है, 196 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है, फिर 16 का वर्ग 256 होता है, 17 का जो वर्ग एक्चुअली होता है कहते हैं वो 289 होता है, 18 का वर्ग होता है वो 324 होता है, 19 का वर्ग होता है 361 होता है, 20 का वर्ग 400 होता है, 21 का वर्ग 441 होता है, 22 का वर्ग जो होता है 484 होता है, 23 का वर्ग जो होता है 529 होता है, 24 का जो वर्ग एक्चुअली होता है कहते हैं वो 576 होता है, 25 का वर्ग जो होता है वो 625 होता है। इस बात को याद रखें। 26 का जो वर्ग होता है वो 600, एक सेकंड पानी पी रहा हूँ। गला सारा जाम हो जाता है गला। कोई है उपाय नुस्खा वगैरह हो गले को ठीक करने का? कमेंट कर सकते हो। स्वागत है उन समस्त कमेंटकर्ताओं का जो इस उपाय से संबंधित, उस नुस्खे से संबंधित मुझे राय देंगे, सुझाव देंगे। चलिए कोई बात नहीं, अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, 21 का जो वर्ग हुआ करता है वो 441 हुआ करता है, 22 का जो वर्ग होता है वो 424 होता है, 23 का वर्ग 529 होता है, 24 का वर्ग 576 होता है, 25 का वर्ग होता है 625 होता है, 26 का जो वर्ग होता है करके वो 476 होता है, 27 का जो वर्ग होता है वो 784 होता है, 28 का जो वर्ग 27 का जो वर्ग होता है वो 729 होता है, 28 का जो वर्ग होता है वो 784 होता है, 29 का जो वर्ग होता है वो 841 होता है, 30 का जो वर्ग होता है वो 941, 31 का वर्ग होता है वो 961 होता है, 32 का वर्ग होता है जो 1024 होता है, 33 का जो वर्ग होता है 1089 होता है, 34 का वर्ग होता है वो 1156 होता है, 35 का वर्ग जो होता है वो 1225 होता है, 36 का जो वर्ग होता है वो 1296 होता है, 37 का जो वर्ग होता है 1369 होता है, 38 का जो वर्ग होता है वो 1444 होता है, 39 का वर्ग होता है वो 1521 होता है, 40 का वर्ग होता है वो 1600 होता है, 41 का जो वर्ग एक्चुअली होता है वो 1681 होता है, 42 का जो वर्ग एक्चुअली होता है वो 1764 होता है, 43 का जो वर्ग होता है 1849 होता है, 44 का जो वर्ग होता है वो 1936 होता है, और 45 का जो वर्ग होता है वो 2025 होता है, 46 का जो वर्ग होता है वो होता है 2116 होता है, 46 का जो वर्ग होता है 2209 होता है, और 48 का जो वर्ग होता है वो 2300 कितना होता है 4 होता है, 49 का जो वर्ग होता है वो 2401 होता है, 50 का जो वर्ग होता है 2500 होता है, √1 का मान होता है 1, √2 का मान होता है 1.414, √3 का मान होता है 1.732, √4 का मान होता है 2, √5 का मान होता है 1.23, √5 का मान होता है 2.236। इस बात को याद रखें। 1 का जो क्यूब होता है वो 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब होता है 8, 3 का जो क्यूब एक्चुअली होता है 27, और 4 का जो क्यूब होता है वो होता है 64, और 2 का क्यूब होता है 5 का जो क्यूब होता है वो होता है 125, 12 का 12 बाजू 24 बातें चलती। देखिए मैं इसलिए ये रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए आप कहोगे पहाड़ क्या बोल रहा है, पहाड़ इसलिए क्योंकि मैथ को मजबूत करते हैं, मुझे ये पूरे आ रहे हैं पहाड़ तो फिर भी क्यों रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ बैठे हैं भाई साहब, फ्री बैठे हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई साहब। 1 घंटा पूरा करना है। तो 12 का 12 बाजू 24 बातें 30 12 12 कौन है 12 बहुत 12 चिन्ह 12 में 100 12 में 113 के 13 24 39 13 52 13 13 का 13 13 24 13 39 52 13 65 13 सगली 13 हाथ करोड़ 13 8 104 13 117 14 का 14 14 28 14 42 14 56 14 70 70 संगे 84 14 हाथे 58 14 8 112 14 90 126 14 140 15 का 15 पद्धति 45 होगा एंड पौन पूछे तो 15 का 15 पद्धति 45 होगा एंड पौन पूछे तो सेकंड 90 15 आता 115 135 15 150 होले का होले होल 32 होल 48 होल 77 होल 85 होल सके सिन्नु होले हाथे 108 होले हाथे 112 होले 8 128 होले 9 144 होले 10 108 हतरे का हतरे 34 34 51 148 हतरे पर 85 हतरे सगे कितने हो गए हतरे सगे 108 हतरे का हतरे 34 34 51 148 हतरे पर 85 हतरे सगे कितने हो गए हतरे सगे हो गए 102 हतरे हाथे 117 हतरे 8 है 117 हतरे 90 हतरे 90 136 हतरे 90 कितने हो गए हतरे 90 104
हतरे घातरे हतर 34 हतर 51 हतर 168 हतरे 85 हतरे 84 हतरे घातरे हतर 34 हतर 51 हतर 168 हतरे 85 हतरे सगे 102 हतरे हाथे 119 हतरे आठे 136 हतरे 90 153 हतरे 170 अठारे का अठारे 1836 1854 1875 अठारे का अठारे 34 1854 18 अठारे का अठारे 36 1854 1876 1890 अठारे हाथे 18 संगे 108 18 संगे 108 18 हाथे कितने हुए 18 हाथे 126 18 8 144 18 90 162 18 134 18 का 36 18 54 18 92 18 संगे 108 18 हाथे 126 18 8 144 18 90 108 162 18 180 18 का 18 36 18 54 18 18 18 90 18 संगे 108 18 हाथे 126 18 8 144 18 90 कितने हो गए 18 90 162 हो गए 18 180 हो गए। और भगवती की असीम कृपाओं से 1 घंटा पूर्ण होने को आ रहा है। इसी के साथ आज की इस रिवाइजन क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी के सुखी के होने के और आप सभी के अच्छे और मंगल होने की कामना मैं अपने हृदय अंतर मन से कर रहा हूँ, हृदय की अनंत गहराइयों से कर रहा हूँ। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको कैसे लगे ये वीडियो और आप मेरे शुभ चिंतक हैं या नहीं तो शुभ चिंतक हो तो कमेंट के अंतर्गत शुभ जो विचार है या फिर मेरी जो शुभ जो गन गई जो कामना है वो गन करते रहे, ताकि भविष्य के अंतर्गत कुछ और भी बेहतर करने का ये मौका आप सभी के समक्ष प्राप्त हो सके। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, अच्छे सपनों के साथ नींद ले, अच्छी खूबसूरत नींद ले और जाकर को नींद ले, ताकि माइंड फ्रेश हो सके और कहीं न कहीं अच्छी वाइब के साथ सारे दुखों को भुलाकर सुख की अनुभूति के साथ जो नींद रहता है, विश्वास मानिए उसकी ज़िंदगी का निखार अलग होता है। दुख किसके ज़िंदगी में नहीं है, सबके ज़िंदगी में है। सुखी रहो, मोटिवेट रहो, सुखी के साथ ज़िंदगी जियो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई ऐसा पड़ाव नहीं आएगा जब आपको सुखी सुख मिलेंगे। दुख का पीछा कभी छूटने वाला नहीं है। इसके लिए आप सुख को अपने हाथों में काबू करते, दुख को दूर उछालने की ताकत अपने भीतर रखोगे तो उस दिन सफल जरूर होंगे। इसी के साथ आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ, आप सभी की शुभेच्छाओं के साथ मैं भी सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल मिलेंगे फिर एक अनोखे वीडियो के साथ, 1 घंटे के सेशन के साथ। धन्यवाद।